हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टीफन्स लॉ. शो हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग follows from it for small temperature difference between body and its surroundings. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि हमें स्टीफन लॉ को एक्सप्लेन करना है. उसके बाद में हमें यह बताना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो स्टीफन लॉ से किस प्रकार से फाइंड आउट किया जा सकता है स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए जो हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा. हम की कंसेप्ट के अंदर बात कर लेते हैं स्टीफन्स लॉ की, कि स्टीफन लॉ क्या है एंड इसका स्टेटमेंट क्या रहने वाला है. स्टीफन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ जो हमारे पास टोटल रेडिएशन होती है एमिटेड बाय ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, यानी कि कोई भी ब्लैक बॉडी है वो रेडिएशन एमिट करेगी, यानी कि वो टोटल जितनी रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकंड जितनी रेडिएशन एमिट करेगी वो टेम्परेचर टू द पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ये स्टेटमेंट रहता है स्टीफन लॉ का. तो अब बात करते हैं यहाँ पे राइटिंग की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा. टोटल रेडिएशन emitted by a perfect black body per second per unit area of surface is directly proportional to the fourth power of absolute temperature, to the fourth power of its absolute temperature. इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो टोटल रेडिएशन पर सेकंड पर यूनिट एरिया एमिटेड की जाती है. तो जो टोटल रेडिएशन है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, उसको मैं शो कर देता हूं ई से, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4. जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट सिग्मा टी टू द पावर 4. सिग्मा हमारे पास क्या होता है, सिग्मा इज स्टीफन कांस्टेंट. सिग्मा हमारे पास क्या होता है, स्टीफन कांस्टेंट. ये हमारे पास रहता है स्टीफन कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4. ये हमारे पास रहती है स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू. अब यहां से हम ये तो बात आ जाती है फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी. फॉर नॉर्मल ऑब्जेक्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए जो एमिसिविटी ई की वैल्यू होती है वो क्या रहती है 1, और जो जनरल ऑब्जेक्ट है उसके लिए मैं मान लेता हूं कि एमिसिविटी क्या है, ई है. फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव एमिसिविटी ई, एमिसिविटी क्या है ऑब्जेक्ट की, ई है. तो इसके लिए जो ई की वैल्यू आएगी, यानी कि टोटल रेडिएशन एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो ई है, ये हमारे पास क्या आएगी, सिग्मा ई टी टू द पावर 4. और इस एमिसिविटी से इस जो ई है कैपिटल ई, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो. ये हमारे पास ई हमारे पास क्या है, ई है टोटल रेडिएशन एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यानी कि रेडिएशन एनर्जी जिसको मैं बोल देता हूं dq से, पर सेकंड के लिए dt आ गया और पर यूनिट एरिया के लिए मेरे पास क्या आ गया, a आ गया. तो यहां से मैं dq/dt रेट ऑफ हीट फ्लो फाइंड आउट कर सकता हूं.
तो dq/dt जो है रेट ऑफ हीट फ्लो, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा सिग्मा E A T टू द पावर 4 फॉर ए ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास कंसेप्ट रहता है स्टीफन लॉ का। तो अब बात करते हैं कि स्टीफन लॉ से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टीफन लॉ से हम एक सेकंड लॉ जनरेट करेंगे, जो कि जनरेट हम नहीं करेंगे, मतलब जो सेकंड लॉ दिया गया था स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास है टोटल रेडिएशन पर सेकंड पर यूनिट एरिया एमिटेड होती है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, E विच इज इक्वल टू सिग्मा E T टू द पावर 4 माइनस T सराउंडिंग टू द पावर 4, यानी कि टोटल रेडिएशन एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, जो टोटल रेडिएशन एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ बॉडी टेम्परेचर माइनस फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। यानी कि यदि मैं टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर की फोर्थ पावर कर दूं और उसका डिफरेंस ले लूं विद फोर्थ पावर ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो टोटल रेडिएशन एमिटेड होती है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो ये हमारे पास रहता है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। तो सेम जिस प्रकार से हमने स्टीफन लॉ से फाइंड आउट किया था रेट ऑफ हीट फ्लो, वो हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से भी आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सिग्मा E A T टू द पावर 4 माइनस TS पावर 4। TS हमारे पास क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ का कंसेप्ट रहेगा। अब इस कंसेप्ट से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की कि वो होता क्या है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं उससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ जो कूलिंग है उसके अकॉर्डिंग जो हीट लॉस होता है किसी बॉडी से, रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो ये मेरे पास क्या होगा, रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम ए बॉडी is directly proportional to the temperature difference between body and its surrounding, तो यदि मैं यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो रेट ऑफ हीट लॉस dt विच इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए मैं एक सिंबल यूज कर लेता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। T इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड TS इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा dt विच इज इक्वल टू माइनस K T माइनस TS। अब हमारे पास यहाँ पे एक माइनस का सिंबल आ रहा है, माइनस का सिंबल ये बता रहा है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो टेम्परेचर टाइम के साथ में क्या हो रही है, कम हो रही है। रेट ऑफ कूलिंग इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसका हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे किससे, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से, या बात करते हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किस प्रकार से फाइंड आउट होगा वो देखते हैं। तो हमने अभी जो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ देखा था उसके अकॉर्डिंग स्टीफन बोल्ट्जमान
लो। अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमान लो, जो हमने रेट फाइंड आउट की थी हीट ट्रांसफर की, वो क्या थी, dq/dt, विच इज इक्वल टू सिग्मा एमिसिविटी E इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू T4 माइनस T सराउंडिंग टू द पावर 4। अब यदि मैं बात करूं डेल्टा टी की, डेल्टा टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेरे पास T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर मेरे पास TS है। तो यहाँ से मैं T फाइंड आउट कर सकता हूँ। T की वैल्यू क्या आ जाएगी, TS प्लस डेल्टा T, ये मेरे पास बॉडी का टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा E A, T की वैल्यू मेरे पास क्या है, TS प्लस डेल्टा T टू द पावर 4 माइनस TS टू द पावर 4। अब यहां से एक काम करते हैं कि जो TS टू द पावर 4 है ये मैं कॉमन ले लेता हूं, ये इस पूरी वैल्यू से मैं कॉमन ले लेता हूं। तो यहां मेरे पास आएगा सिग्मा EA और TS टू द पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहां पे मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस डेल्टा T बाई TS, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी 4, और यहां मेरे पास बच जाएगा -1। अब यदि मैं बाइनोमियल इक्वेशन का उपयोग करूं तो ये मेरे पास क्या होगा, जब डेल्टा T की वैल्यू क्या है, कम है, काफी कम है, डेल्टा T जो क्या है, लेस देन T, डेल्टा T इज लेस देन T, काफी ज्यादा कम है, तो हम पावर को क्या है, डायरेक्ट आगे ले आएंगे, पावर को क्या करेंगे, डायरेक्ट आगे ले आएंगे। सराउंडिंग से डेल्टा T की जो वैल्यू है ये कम है, तो इस पावर को मैं क्या करूंगा, पावर को हम यहाँ पे आगे ले आएंगे। तो पावर आगे आने के बाद में हमारे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार की होगी, TS टू द पावर 4 एंड ये वैल्यू आएगी 1 प्लस 4 डेल्टा T बाई TS माइनस 1। तो यहाँ से -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू हमारे पास बचेगी सिग्मा EA TS टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई विद 4 डेल्टा T। अब डेल्टा T को मैं वापस यूज कर सकता हूँ T माइनस TS, तो डेल्टा T की जगह मैं क्या यूज कर लूंगा, T माइनस TS, डेल्टा T की जगह मैंने यूज कर लिया T माइनस TS। अब इसको रीअरेंज करके यदि फिर से लिखें तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 4 सिग्मा EA TS टू द पावर 3 और ये मेरे पास आ जाएगी T माइनस TS। ये वैल्यू किसके इक्वल आई है, dq/dt के। अब 4 की वैल्यू कांस्टेंट है, सिग्मा हमारे पास जो स्टीफन कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, और जो E है एमिसिविटी वो ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट रहती है, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रहेगा, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट होता है। तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसकी जगह मैं एक कांस्टेंट वैल्यू यूज कर लेता हूं जिसको मैंने बोल दिया C। जब मैं इसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू यूज करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा dq/dt इज इक्वल टू C, ब्रैकेट में आ जाएगा T माइनस TS। ये मेरे पास आ रही है रेट ऑफ हीट फ्लो। अब बात करते हैं हीट लॉस की रेट। इस रेट से तो हीट फ्लो हो रही है, अब हम बात करते हैं हीट लॉस की क्या रेट है, वो क्या आएगी। हीट लॉस की रेट के लिए हम लोग देखते हैं कि जो Q है हीट, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं MS/dt। dq को मैं क्या लिख सकता हूँ, MS/dt। m क्या है, मेरे पास मास है, और s इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड dt इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो dq की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ। dq की जगह जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा MS/dt/dt विच इज इक्वल टू C T माइनस TS। तो यहां से जो रेट ऑफ हीट लॉस आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, dt/dt, और ये वैल्यू आ जाएगी C/MS इंटू T माइनस TS। तो अब ये जो C/MS है ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, क्योंकि C की वैल्यू तो पहले ही कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट रहेगा और स्पेसिफिक हीट जो होती है ऑब्जेक्ट की वो भी कांस्टेंट है। तो इसको मैं एक नया कांस्टेंट बोल देता हूँ K। तो इसकी जगह मैं K यूज कर सकता हूँ। तो जब मैं इसकी जगह K यूज करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, K T माइनस TS। ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की।
अब यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन यूज नहीं किया है क्योंकि हमने पहले बता दिया है कि नेगेटिव साइन जस्ट ये शो करने के लिए है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर रही है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये हमने किससे जनरेट किया है, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से। अब हम यहाँ पे चाहें तो नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं और चाहें तो हम यहाँ से नेगेटिव साइन ना यूज करें तो भी चलेगा, क्योंकि हमने पहले क्लियर कट बता दिया है कि जो हमारे पास नेगेटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम रेट ऑफ कूलिंग जो है वो टाइम के साथ साथ कम हो रही है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।